पार्टी के जिले के महामंत्री भाई मनोज वशिष्ठ जी, भाई श्याम सिंह सरपंच जी, भाई केवी चंदीला जी, भाई श्री चंदीला जी, गांव के सरपंच भाई अजय जी, भाई राजवीर सरपंच जी, सुभाष जी, जगत जी, सुरेंद्र बिदूरी जी, भाई परवीन चंदीला जी, अभी जो मंच चला रहे थे मास्टर सुरेंद्र तंवर जी, भाई अरविंद चंदीला जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, दोनों जेपी निगम से जेपी चंदीला, एक हरियाणा रोडवेज से रिटायर्ड जेपी चंदीला जी, भाई रविंद्र त्यागी जी, करतार चंदीला जी, किरणपाल जी, अजय सिंह जी और हरकिशन जी और मंच पर बैठे हुए सभी आए हुए अतिथिगण, आरडब्ल्यूए से आए हुए सभी सदस्यगण, प्यारे भाइयों और बच्चों। राजेश जी ने सारी बातें विस्तार से बताई। मैं अपनी बात कहूं, दो सूचना। एक तो 25 अप्रैल तक वोट बनेंगी। जिस किसी की वोट नहीं बनी है वो 25 अप्रैल तक ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, यानी कि कंप्यूटर पे बैठ के बना सकते हैं और फॉर्म भर के भी, तो दोनों वोट बन रही हैं। तो 25 अप्रैल तक, क्योंकि 26 से नॉमिनेशन है, तो नॉमिनेशन से पहले दिन तक वोट बनवा सकते हैं। जिनकी वोट नहीं बनी है वो ऑनलाइन अपनी वोट बनवा लें। दूसरा, 14 अप्रैल को रविवार को तिगांव विधानसभा की रैली है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी आने वाले हैं। वो 31 सेक्टर का जो आपके के सामने है, उस ग्राउंड में रैली होगी। तो ज्यादा से ज्यादा आपको आना है, ये निमंत्रण देने भी मैं आपको आया हूं। राजेश जी भी देंगे, अभी तो घूमेंगे क्यों, ये तो लोकसभा में घूमूंगा। लेकिन मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करना है। हमारे भाई जगवीर जी सरपंच आ गए हैं, आइए। देखिए, आपसे कोई बात नहीं थी। 2014 से पहले का भी देश और ये विधानसभा या जिला लोकसभा आपने देखा है, और 2014 के बाद का भी देखा है। दुनिया में भारत की कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि भारत के जो रक्षक थे वो भक्षक बन गए। लाखों लाखों करोड़ के घोटाले में रोज जेल जाते थे, और हिंदुस्तान के लोग जो विदेशों में जाते थे, बड़े लोग भी जाते थे, सबकी कपड़े उतार कर तलाशी ली जाती। लेकिन आज तलाशी लेने वाला नहीं है। आज पलक बिठाए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का दुनिया के लोग इंतजार करते हैं। पहले दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये अंतर ऐसे ही नहीं आया, ये इसलिए आया है कि आप लोगों ने एक मजबूत और ईमानदार व्यक्ति के हाथों में देश की बागडोर खोली। अगर मैं 10 सालों में जो कुछ देश की तस्वीर बदली, अगर मैं गिनाऊंगा तो पूरा शाम हो जाएगी गिना नहीं पाऊंगा। इस तरह के एयरपोर्ट बने। आज दुनिया से भी बेहतरीन एयरपोर्ट भारत में है, और 70 सालों में जितने बने, इन 10 सालों में उससे ज्यादा बना। एयरपोर्ट ही क्यों, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण हो, रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रेल की गति हो, रेल की साफ सफाई हो, 1300 रेलवे स्टेशनों को रीडेवलप करना हो, यूनिवर्सिटी डबल हो गई, मेडिकल कॉलेज डबल हो गए, सड़कें हाईवे दुगने बन गए, ग्रामीण सड़कें दुगनी बन गई। मैं किस किस की बात करूं? 6 लाख गांवों को इंटरनेट से जोड़ दिया, हर जिले में पासपोर्ट ऑफिस बन गया, हर जिले में पासपोर्ट ऑफिस बन गया। और यही नहीं, जो मोबाइल हम दुनिया के देशों से आयात करते थे 8 लाख करोड़, इन 10 सालों में भारत मोबाइल बनाने वाला दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया है। और हम दुनिया को मोबाइल देते खिलौने ले। आज हम सेना का सामान 16,000 करोड़ का
दुनिया के देशों को भेज दिया। अर्थ से लेकर स्पेस तक हमारा चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पे पहुंच गया, तो दुनिया में कोई नहीं पहुंचा। तो किसी भी क्षेत्र में देखिए, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया। एक कहते थे भारत का प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री बना 10 साल के लिए, मोदी पीछे गए, लेकिन 10 सालों में भारत 12वें से 11वें नंबर पर आया। एक छलांग लगाई और जिसको चाय वाला कहते थे, उस चाय वाले ने 11वें से 5वें पर ला दिया, 6 अंकों की छलांग लगा दी। और छलांग नहीं लगाई, अगले 3 साल में 2028 तक, ये मैं नहीं कहता, दुनिया के जितने अर्थशास्त्र के प्रोधा हैं उनके आर्टिकल पढ़िए आप। या पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का जो आकलन करने वाली संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है, और उसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं मार्केट एंड स्टैली, उसके तो रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं। उन सबका ये कहना है कि 2028 में अगर भारत की रफ्तार यही रही तो जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, यानी अमेरिका, चीन और भारत। क्या ये देशवासियों को अच्छा नहीं लगता? और यही नहीं, देश आर्थिक तौर पे मजबूत हो रहा। जीडीपी लगातार जितना हम आंकलन कर रहे थे उससे आगे जा रही है, जीएसटी कलेक्शन उससे ज्यादा जा रहा है। आज दुनिया के वो देश जो कभी भारत को अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देते, अमेरिका हो, रूस हो, आज उन्होंने भी पहली बार अगले 25 साल के लिए अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए करार कर लिया है। अब जेट भी यहां बनेंगे, ड्रोन भी यहां बनेंगे, ये पहली बार हुआ। भारत व्यापार करता था डॉलर में, पहली बार हुआ है। अब कई देशों के साथ भारत का व्यापार रुपयों में होने लगा, तो रुपए की कीमत इतनी बढ़ गई, रुपयों में व्यापार होने लगा। यानी हमारा रुपया कोई नहीं लेता था, डॉलर लेते थे सब। तो भारत की ताकत दुनिया में कैसे बढ़ रही है? आज 190 से अधिक देश 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। विदेश नीति में अधिकतर देश भारत के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर बने, उससे बड़ी खुशी तो हमारे लिए है नहीं, 5.5 साल, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि मुस्लिम कंट्री में, आबू धाबी में मंदिर बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन मुस्लिम कंट्री में मंदिर बन रहा है। अभी सोच सकते हैं, आज अमेरिका का राष्ट्रपति हो, ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री हो, आज मोदी के लिए क्या कहते हैं? पास जाके कुर्सी बैठ कहते हैं मुझे अपना क्या दे दो, अच्छा ऑटोग्राफ। चीन ने कितनी कोशिश कर ली, दाल तो नहीं गली। और रशिया के राष्ट्रपति ने तो कह ही दिया पुतिन ने कि आज भारत को ना कोई दबा सकता है, भारत को ना कोई झुका सकता है। ऐसा भारत इन 10 सालों में बना है। और इसके लिए मोदी जी ने पहले दिन कह दिया था, जब शपथ ली थी, कि हम किसी को आंख दिखाकर बात करेंगे, ना आंख झुकाकर बात करेंगे। अगर भारत के हितों की बात आएगी तो आंख में आंख डाल के बात करेंगे। ये मोदी जी ने कहा। तो ऐसा प्रधानमंत्री मिला। समय नहीं है, मुझे 11 बजे तिलपत पहुंचना था, लेट हो गया। मैं सारे देश की बात तो आप जानते हैं, मैं फैजाबाद नहीं करूंगा। नहर पार आने के लिए कितने पुल थे बताओ, और कैसे थे?
बगैर शादी अटेंड के रिश्तेदार वहीं से चले जाते, घंटों घंटों जाम लगता था। आज कहीं नहर पार आने के लिए जाम लगता है इन 10 सालों में, एक नहीं दर्जनों 4 लेन के पुल बना दिए। फरीदाबाद में हाईवे के नाम पर एक दूसरा रोड था। एक कुछ लोग तो नहीं आए होंगे, लेकिन तो यहाँ के रहने वाले जो यहीं पैदा उन्होंने देखा है, शिव कुमार जी, रतन साहब, दूसरा रोड था जो मैं गांव मेवला से स्कूल आता था, हाई स्कूल फरीदाबाद, रात के अंधेरे में डूबा रहता था, सिंगल रोड था। तभी उसको कारपेटिंग नहीं किया गया, थेगली लगती थी, थेगली। अब थेगली आरडब्ल्यू वालों को बताओ, पैच पैच लगता था, गांव में थेगली कहते हैं उसको। एक कपड़ा फट जाता है ना तो दूसरा कपड़ा लगा के थेगली लगा लेते, पैच पैच लगते थे। लेकिन आज देखते हो आप मथुरा जाओ, बांके बिहारी जाओ, शनिदेव जाओ, एक जाम अभी भी लगता है वहां पर। बल्लभ राज मंडी से लेके जेसीबी का 15 मिनट में, ऑर्डर से 10 मिनट में बदलपुर पहुंचाते हैं, लेकिन जेसीबी को लगने के लिए 15 मिनट लगते हैं। उसके लिए भी मैंने 150 करोड़ का टेंडर लगा दिया है। 1 मिनट भी गाड़ी ब्रेक नहीं लगेगा, एलिवेटर 7 लेन का बना रहेगा। टेंडर लगे खुलने वाला अभी तो। वो हाईवे देखो रात को कैसे चमकता है। दूसरा हाईवे आपके साथ निकल रहा है जो दिल्ली से और धौलतपुर से निकलना था, जुलाई अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा ये। और इसका फायदा क्या होगा? खाटू श्याम जाओ, जयपुर जाओ, छोटा जाओ, बॉम्बे जाओ, बड़ौदा जाओ, इधर गाजियाबाद जाओ, दिल्ली जाओ, मेरठ जाओ, हरिद्वार जाओ, नोएडा जाओ, कहीं ब्रेक नहीं लगाना पड़ेगा। आप 30 मिनट में गाजियाबाद पहुंचेंगे, 1 घंटे में मेरठ पहुंचेंगे, 2.5 से 3 घंटे में हरिद्वार पहुंचेंगे और 2.5 से 3 घंटे में जयपुर पहुंचेंगे। रणथंभौर जाना मतलब कहीं भी जाना हो। और इससे सारा हिंदुस्तान जो उत्तरी हिंदुस्तान है वो सारा इसी से निकलेगा। दिल्ली के जाम में कोई नहीं फंसेगा। तो एक और नई कनेक्टिविटी फरीदाबाद के लिए हमने दी है। हमारे पड़ोस में टेवर एयरपोर्ट बन रहा, राजेश जी ने बताया, वो बिल्कुल ग्रीन एक्सप्रेस वे, कहीं ब्रेक नहीं लगेगा। और सिर्फ टेवर को नहीं जोड़ा, हमने उससे ताज को भी जोड़ दिया है, केएमपी को भी जोड़ दिया है। आप ताज पे उतर सकते हैं, केएमपी पे उतर सकते हैं। आधा घंटे में आप बैठक सेट करते हैं, यहां से 5 मिनट और लगा लो, आप टेवर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दुनिया का 30 सबसे बड़ा एयरपोर्ट। फरीदाबाद की एक कनेक्टिविटी वो दे दी। FLT फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, हम तो पिछले 35-40 साल से सोचते थे, कभी नहीं किसी ने सोचा। हमने वो भी मंजूर करा दिया है। अम्मा हॉस्पिटल से जो खेड़ी वाला मास्टर रोड है, जो अम्मा हॉस्पिटल से सीधा रिवाजपुर और लालपुर होता हुआ 5 किलोमीटर है वहां से नोएडा। आप घड़ी दबा के देखना, वो मंजूर भी हो गया, उसकी DPR का पैसा भी आ गया, DPR बननी शुरू हो गई है। चुनाव के बाद उसको NHI को सौंप देंगे और 5 मिनट में आप अम्मा हॉस्पिटल से बतौले से 3 मिनट और लगा लो, आप नोएडा पहुंचेंगे और 25 मिनट में गाजियाबाद। एक और कनेक्टिविटी जिसमें थोड़ा समय ज्यादा लगा, 2 साल कोरोना के कारण, जमीन लेने के कारण, बाईपास की से मझावली का, आप देख रहे कैसा रोड बन रहा है। वो कोई गया इस रोड पे अभी सोच सकते थे ऐसा रोड बनेगा? आप आधा घंटा 15 मिनट में, आप 10 मिनट में मझावली और 15 मिनट में परी चौक पहुंचेंगे। एक कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश के लिए हमने ये कर दी, जिसपे अभी आना जाना शुरू हो गया, लेकिन पुल बन गया, उस पर रोड ही डल के उसकी कारपेटिंग हो रही है। महीना 20 दिन लगेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। आप उस रोड को देखिए, आप फरीदाबाद से तिगाम रोड को देखिए, 4 लेन बन रही है। बल्लभगढ़ से तिगाम रोड को देखिए कैसी बन रही है, रसिया वाली, और सभी रोडों को देखिए। यहां पर आपका नया सब डिवीजन आ गया, इसका मतलब है नई तहसील भी आ गई आपकी ग्रेटर फरीदाबाद के लिए। हमने डिवीजन बनवाया, पहले डिवीजन गुड़गांव था, अब डिवीजन फरीदाबाद हो गया। अब कमिश्नर यहीं बैठता है। परिषद को अलग सब डिवीजन बनाया। एक जैसा विज्ञान भवन देखा है आपने दिल्ली में,
उससे भी बढ़िया 400 करोड़ की लागत से 78 सेक्टर में कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। और जब वो बनेगा तो कभी यहाँ की रोड खराब नहीं होंगी, क्योंकि इंटरनेशनल मीटिंग यहीं पर हुआ करेंगी। तो इसलिए आपकी मास्टर रोड को हमने 46 करोड़ का, पहले 20 करोड़ का और 60 करोड़ का भेजा है। सारी मास्टर रोड की हम कारपेटिंग करा रहे हैं, काम चल रहा है। बहुत जल्दी सारी मास्टर रोड बनकर आपकी दुरुस्त हो जाएंगी। बिजली हमसे पहले कितने घंटे आती थी, जाती ज्यादा थी, आती कम थी। इन सारे फरीदाबाद जिले को हमने 24 घंटे बिजली जितनी शहर में मिलती है उतनी ही गांव में मिलती है, उतनी इंडस्ट्री को मिलती है। कोई फाल्ट आ जाए तो बात अलग है, लेकिन 24 घंटे बिजली अगर किसी ने देने का काम किया। अन्य गांवों से रोज फोन आते थे, बच्चे चिल्ला रहे, मच्छर खा रहे हैं, ऐसा है। बिल बिलाते थे, चिल्लाते नहीं, बिल बिलाते तो बिजली देने का काम। यहाँ के लिए महिला कॉलेज हो, फरीदाबाद के लिए यूनिवर्सिटी हो, मतलब इतना काम। और एक और फरीदाबाद सराय खोजा से लेके चाहे वो मुजेसर है, हमारी जितने भी रेलवे फाटक है होटल तक हमने 350 करोड़ के टेंडर अलॉट कर दिए। अभी 10 दिन में काम क्योंकि ठेकेदारों को दे दिए। अपनी लोकसभा में एक भी फाटक नहीं मिलेगा आपको, उनके ऊपर या तो आरओबी रेलवे और ब्रिज मिलेंगे या रेलवे अंडर ब्रिज मिलेंगे। सारे पास कर दिए, एक भी फाटक इस लोकसभा में नहीं होगा। अब जाइए फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को देखिए, 262 करोड़ की लागत से बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बन रहा। आप जाएंगे तो बन के तैयार होगा एक साल में, तो आपको अलग से नजर आएगा कि ऐसे। और ऐसे देश में 1300 रेलवे स्टेशन बन रहे हैं और सबका जीर्णोद्धार रीडेवलप किया जा रहा है। हम एनआईटी वाले को भी कर रहे हैं, बल्लभगढ़ वाले को भी कर रहे हैं, पलवल वाले। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं काम गिनाऊंगा तो और बहुत हो जाएंगे। इतने कॉलेज बनाए हैं, यूनिवर्सिटी बनाई है, इतनी नहरों पर पुल बनाए हैं, ये अलग कहानी है, लेकिन तो मतलब की बात है। देखिए आज जो हमारे सामने है, उनके पास गाड़ी में कोई ड्राइवर ही नहीं है। बगैर ड्राइवर के गाड़ी चल सकती है क्या? बगैर ड्राइवर के गाड़ी चलेगी, जो बैठा है वो सुरक्षित है क्या उसमें? तो विपक्ष के पास कोई ड्राइवर ही नहीं है। और हमारी गाड़ी का ड्राइवर दुनिया का सबसे एक्सपर्ट ड्राइवर है, एक्सपर्ट ड्राइवर। इसकी गाड़ी में बैठने वाला हर अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा। और आपने सुरक्षा देखी भी है, आंतरिक सुरक्षा। रेल में रोज दंगा होते थे देश में, रोज कर्फ्यू लगते थे, रोज बम ब्लास्ट होते थे, रोज एक विज्ञापन टीवी में बार बार और अखबार में एक बार रोज आता था, लावारिस वस्तु से सावधान। अगर मिले तो पुलिस को सूचित करना, छूना नहीं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर छुटपुट घटना कहीं कश्मीर में हो जाए तो बात अलग, पत्थरबंद हो गई। आज हिंदुस्तान में कहीं दंगा है, कहीं कर्फ्यू है, कहीं बम ब्लास्ट है, जब वो लावारिस वाला विज्ञापन कहीं दिखता है आपको? आता है 2014 के बाद? नहीं आता ना, क्योंकि दंगा करने वालों को और लावारिस वस्तु रखने वालों को पता है कि दिल्ली में मोदी और यूपी में योगी बैठे हैं, जमीन से भी ठीक कर जाएंगे सबसे। अब ये कहते हैं खौफ का माहौल है। खौफ से ज्यादा दिनों तक शांति नहीं रह सकती। अगर खौफ से शांति होती तो पाकिस्तान से ज्यादा कहीं खौफ है, लेकिन शांति नहीं है ना। लंबे समय तक अगर शांति रहती है तो वो सौहार्द के वातावरण में रहती है। आज देश में सौहार्द का वातावरण, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन खौफ किसमें? भाई जो देश की संपत्ति को लूटेगा उसके मन में तो खौफ रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? या देश के पैसे को लूटने देना चाहिए? तो लुटेरों में तो खौफ रहेगा, ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी ने कह दिया तो देश को लूटेगा, उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, चाहे कितना बड़ा आदमी हो। तो देखिए, हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो बाजार के यहाँ जाते हैं तो 10 तरह के कपड़े दिखाता है, जो पसंद होता है वही लेते ना।
यहाँ तो है ही नहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है मोदी के खिलाफ। है तो बताओ भाई, देश के लोगों को बताना तो पड़ेगा भाई मोदी के खिलाफ हमारा ये उम्मीदवार है, ये ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन। लेकिन जब कोई है नहीं तो देश के लोग तो फिर उसी को देंगे। भाई एक बजाज आपसे कह दे मेरे पास तो यही कपड़ा बताओ लोगे, जब कहीं पूरे बाजार में दूसरा कपड़ा मिलेगा ही नहीं तो वही लेना पड़ेगा ना। तो आज मोदी के सामने कोई है ही नहीं, विकल्प ही नहीं है, इसलिए बताओ कहां वोट डालोगे? बताओ, अगर आप मेरे को वोट डालोगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, अगर किसी और को गलती से डाल दिया तो आपको पता ही नहीं है कौन प्रधानमंत्री बनेगा। क्या पता है? बताओ, अगर डाल दी तो उस वोट से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? लगा सकते हो आप? नहीं पता। वैसे जिसका पता उसी को डालो ना। और ये बताओ ईमानदारी से, ये मैं नहीं कहता, इतने सर्वे हिंदुस्तान में हो रहे हैं और मैं बता रहा हूं आपको ईमानदारी से, अंदर से तो इन विपक्ष वालों ने भी बता दिया कि मोदी ही बनना। इनको मालूम है कि हम लड़ रहे हैं लेकिन जीत तो मोदी की हो रही है, ये उनको भी पता है। और जब जीत मोदी की हो रही है, मोदी प्रधानमंत्री बन रहा है, तो उस सरकार में हिस्सेदारी कौन दिला सकता है आपको? उनका जो प्रत्याशी है वही दिला सकता है, वही तो आपका हिस्सेदारी डाल सकता है वहां पर, या कोई और डाल सकता है? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अंतिम बात कहते हुए, देश का मतदाता बहुत जागरूक। इन्होंने मोदी को पहले क्या कहा? चाय बेचने वाला है। चाय पे चर्चा शुरू हो गई देश में। दूसरी बात कहा चौकीदार चोर है। लोग, हर भारतवासी चौकीदार बन गया, कहने लगे हम भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। और इस बार क्या कहा? एक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने, इसके तो परिवार नहीं है। हाँ नहीं है, तुम्हारे जैसा परिवार नहीं है। तुमने परिवारों के लिए पशुओं का चारा खा गए, तुमने पूरे देश में घोटालों का अंबार लगा दिया, 12 लाख करोड़ के घोटाले इसके लिए किया, परिवारों के लिए। लेकिन तुम्हारा परिवार तो बहुत छोटा परिवार है जिसके लिए तुम लूट मचाते हो, जिसके लिए तुम घोटाले करते हो। मोदी का परिवार तो बहुत बड़ा परिवार है, 140 करोड़ लोग मोदी के परिवार के सदस्य हैं। क्या मुकाबला करोगे उनसे? क्या मुकाबला करोगे मोदी से? तो मोदी का परिवार तो इतना बड़ा है। मोदी कहते हैं कि मेरा परिवार देश के 140 करोड़ लोग हैं, मैं उनके लिए जीता हूं और उनके लिए करता हूं। मित्रों, और इन्होंने क्या किया? ये परिवार से बाहर निकले ही नहीं। लालू जाएगा तो तेजस्वी आएगा, मुलायम जाएगा तो अखिलेश आएगा, इंदिरा जाएगी तो राजीव गांधी आएगा, सोनिया आएगी राहुल गांधी आएगा, डीएमके के करुणानिधि जाएंगे तो एम स्टालिन आएगा, फारूक अब्दुल्ला जाएगा तो उमर अब्दुल्ला आएगा, चौधरी देवीलाल जाएंगे तो चौटाला आएगा, चौटाला जाएंगे तो अगली पीढ़ी आएगी। और आज जो एक और लगा हुआ पूरे जोर शोर से, वो कहता है मैं जा रहा हूं तो मेरे बेटे को तैयार करो। तो वो लोग परिवार की पार्टी है। लेकिन मोदी के यहां, मोदी से पहले कौन थे? वाजपेयी थे। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक 3 साल में बदल जाता है। आप कह सकते हो अगर मोदी के बाद कोई होगा तो परिवार से होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी से कोई कार्यकर्ता होगा, परिवार से नहीं होगा। तो इसलिए मित्रों, देखिए, मुझे आपके आशीर्वाद से 2014 में देश के 7वें नंबर की जीत मिली। 2019 में आपने मुझे देश में 3रे नंबर की जीत दी। और जब हम जीत के जाते हैं, नई सरकार बनती है, तो उससे पहले मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति जी भोजन पे बुलाते हैं, क्योंकि अगले मंत्रिमंडल में कौन होगा कौन नहीं होगा सबको भोजन देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी सबसे परिचय कराते हैं अपने मंत्रिमंडल। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को इतना बारीकी से ध्यान रखते हैं। उन्होंने देखी होगी काउंटिंग, तो 5 बजे तक तो मैं ही 71% वोट लेके पहले नंबर पे चल रहा था। लेकिन एक क्षेत्र की वोट खुली
तो उसमें मैं पिछड़ गया थोड़ा, क्योंकि वो एक तरफ चली गई सारी, पहले बढ़ती थी, पिछली बार एक तरफ चली गई, इसलिए थी। लेकिन पीएम साहब को पता था, उन्होंने जब तक देखा कि पहले नंबर पर वो चल रहा है, तो परिचय करते हुए आए, तो परिचय कराया, बोले गुजर पहले नंबर पे। तो मैंने कहा मुझे पता था कौन पहले नंबर, मैं कि गुजरात से पीछे होंगे। बोले क्या मतलब, मैं कि नवसारी वाला पहले नंबर पर है। तो मोदी जी समझ रहे थे मैं पहले नंबर पर हूं, पिछली बार समझ रहे थे, इस बार यकीन दिला दो कि हम पहले नंबर पर हैं, और उसके लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालो। मुझे मालूम है जो भी वोट डालेगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चलेगा, क्योंकि ये समय देश के लिए बहुत जरूरी है। सवाल कृष्ण पाल का नहीं, सवाल मोदी जी का नहीं, सवाल देश के भविष्य का है। तेजी से हुए भारत को और तेज गति से आगे बढ़ाना है। कहीं ऐसा ना हो हमारी एक छोटी सी गलती है, बढ़ते हुए भारत को ब्रेक लगा दे और फिर वही घोटालों का भारत बन जाए। आइए 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और एक नया इतिहास रखें। मुझे उम्मीद है कि आपका आशीर्वाद और प्यार मुझे पहले से ज्यादा मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, भाई रिश्ता जी का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम।